गुड इवनिंग दोस्तों, ये सोनियाज में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम करेंगे 2024-25 का बजट। यूपी का जो बजट है 2024-25 का, उस बजट को हम खत्म करेंगे, जो है यूपी पीसीएस और आरओआरओ और यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको हमने हैंडमेड बनाया है और हाथ से इसको लिखा हुआ है हैंड राइटिंग से। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे उनको ही हमने इसमें ऐड किया है। एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला है क्योंकि याद करने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। इस वजह से हमने क्या करा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं उनको हमने इसमें रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन अगर बनता है बजट से, अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो वो भी यहीं से बनेगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बाहर से 1-2 बार इसको रिवाइज करो, और जो इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी स्टार्ट करते हैं बजट के बारे में। ठीक है, तो यूपी का बजट, आप पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है बजट के बारे में। ठीक, तो संविधान में क्या कहा गया है बजट के बारे में, तो संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि बजट जो शब्द है ना, उसको संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो संविधान में किसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, इसके आम बोलचाल में हम क्या कहते हैं, इसको बजट कह देते हैं। ठीक है, उल्लेख मिला हुआ है। अगर हम देखते हैं जैसे अनुच्छेद 112 के तहत जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है, उसको संसद में कौन रखता है, तो राष्ट्रपति रखता है। उसको कौन रखेगा, राष्ट्रपति रखता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संसद में जो वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट है उसको संसद में कौन रखता है या रखवाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको रखवाया जाता है। ठीक है, अगर नोट यहाँ पे देखेंगे कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है, उसकी जगह क्या हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण दे रखा है। ये तो हो गया आपका केंद्रीय स्तर पर। अगर राज्य के संदर्भ में देखें, राज्य स्तर पर देखें तो अनुच्छेद 202(1) के तहत, ठीक है, तो 1 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का क्या क्या दे रखा है, ठीक है, का जिक्र उल्लेख मिलता है। वहीं राज्यपाल इसको प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के द्वारा राज्य विधानसभा में पेश करेगा। राष्ट्रपति करता है संसद में, और जो राज्यपाल होता है वो राज्य के विधानसभा में करता है। ठीक है, ये हो गया इसका पृष्ठभूमि हो गया। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में। उत्तर प्रदेश का बजट को किसने तैयार करा, तो ये सुरेश खन्ना द्वारा इसको तैयार किया है। ये वर्तमान के वित्तीय मंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो यूपी का जो बजट है 24-25 का, उसको किसने तैयार किया था, तो सुरेश कुमार खन्ना ने इसको तैयार किया है। वही नोट देखें तो 2024-25 है, 2024-25 का अब तक का सबसे बड़ा बजट है 1952 के। जो 1952 में सबसे बड़ा बजट आया था, उसके बाद में अब ये वाला बजट आया। ठीक है, फिर आता है आपका यूपी के 23-24 का जो बजट है वो कितना था, 6.9 लाख करोड़ रुपए का था। जबकि राजकोषीय घाटा कितना रहता, 84,883 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा रहता। कब, 2023-24 में। बजट कितना था, 6.90 लाख करोड़ रुपए। ठीक, वही नेक्स्ट देखते हैं इसका जो विधि है ना, निधि, जिनमें यहाँ पे जो जमा होता है पैसा, उसके बारे में देखते हैं। तो समेकित निधि, जिसको संचित निधि के रूप में भी जानते हैं, तो सरकार को प्राप्त राजस्व होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या इसमें शामिल करते हैं संचित निधि में, सरकार को जो प्राप्त राजस्व है वो सरकार द्वारा लिए गए उधार और दिए गए उधार के बारे में जो पैसे आते हैं वो वसूली से जो धनराशि आती है उनको हम संचित निधि में शामिल करते हैं। वहीं समेकित संचित निधि में जमा की जाती है। ठीक है, नोट यहाँ देखें, जैसे इसमें सरकार विधि बना के मंत्रिपरिषद की मतलब सलाह से ही पैसा निकाल सकती है, अदरवाइज बैंक से यहाँ से पैसा गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, इसमें यहाँ पर आकस्मिक निधि दे रखी है। ठीक है, क्या है आकस्मिक निधि, मतलब इमरजेंसी फंड होता है। इसमें विधानमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे खर्च कर सकता है जब तक वहाँ से जब तक उनकी अनुमति मिलती है। गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ से पैसा निकाल के वो किसी भी योजनाओं में दे सकती है। ठीक है, और जो यूपी का जो रिजर्व है ना, आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड का जो रिजर्व है वो कितना है, 600 करोड़ रुपये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, 600 करोड़ रुपये। ठीक है, फिर आता है लोक खाता, जिसको पब्लिक अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, क्या है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में क्या तरीका है, सरकार के खर्च नहीं कर सकती, इसमें सरकार खर्च नहीं करती है। जैसे कि लोगों के बैंकों में पैसे जमा है या बीमा वगैरह है, तो वादी कभी भी कोई भी वहाँ से पैसे निकाल सकता है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस वाले खर्चे को खर्च करने से बचती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, रुपया की बात करेंगे, रुपया कहाँ से आता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा रुपया जो आता है आपका कर राजस्व आता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेंगे इसको एक बार। कहाँ से आता है, सब सर्वाधिक रुपया जो आता है आपका राजस्व का अपना जो कर होता है वहाँ से सबसे अधिक पैसा प्राप्त होता है। उसको कितना पैसा होता है, 37.1% प्राप्त होता है। दूसरा आपका केंद्रीय अंतरण से होता है। ठीक है, केंद्र कर का जो अंतरण है, मतलब केंद्र से जो अनुदान मिलता है वहाँ से इसको प्राप्त होता है। कितना होता है, 15.3% होता है, सॉरी 30% होता है। ठीक है, केंद्र से जो अनुदान मिलता है वो 30% मिलता है। वहीं तीसरे स्थान पर आता है इसका सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ, जो सार्वजनिक जो ऋण है वहाँ से जो प्राप्त हो रहा है वो उसको तीसरे नंबर पर रखा है, तो 15.3% का रखता है। ठीक है, वहीं केंद्रीय अनुदान सहायता मिलता है 12.9%, गैर कर राजस्व कितने 3.4%। वहीं ऋण एवं अंतिम
की वसूली की गई है वो कितनी आपकी 0.5% की है। ठीक है, तो इसमें से 3 इंपॉर्टेंट हो गए। कौन कौन सा? एक तो हो गया पहला कौन सा सर्वाधिक किसका? राजस्व का अपना जो कर होता है वो वहाँ से सबसे अधिक प्राप्त करता है, तो कितना 37% करता है। और दूसरा आता है केंद्र के अंतरण से आता है, वो कितना 30% रहता है। वहीं सार्वजनिक ऋण से जो प्राप्ति होती है वो कितना रहता है? 15% रहता है। ठीक है, और चौथा स्थान देखें तो केंद्र से जो अनुदान वो सहायता जो प्राप्त हो रही है वो 12.5% के लगभग होता है। ठीक, तो रुपया यहाँ से आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो इस बार के बजट के बारे में देखते हैं कि बजट क्या कह रहा है। ठीक है, 2022-23 का देखेंगे, 23-24 का देखेंगे, 23-24 का जो संशोधित अनुमान है, और जो 24-25 का देखते हैं। ठीक है, राजस्व लेख की जो प्राप्तियाँ हैं वो कितनी प्राप्त हुई हैं? 60,06,802। ठीक है, वहीं कर राजस्व प्राप्त हुआ है आपका इतना। ठीक है, और यहाँ पर आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि 2022-23 में कितना था, 23-24 में कितना है, और अभी जो 25-24 में कितना है उसको भी देख सकते हो। अब ऋण की जो वसूलियाँ हैं, जैसे पूंजी लेके की जो प्राप्तियाँ हैं वो कितनी हैं? 11,04,531। ठीक है, वहीं उधार और अन्य देताएँ। ठीक, तो इसको डेटा को आप याद रख लो या देख लो, एक बार देख लो, यहाँ डायरेक्ट पूछता नहीं है वैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फिर आता आपका राजस्व लेके का व्यय के बारे में देखा है, इतना इतना इसमें व्यय है, आप इसको एक बार देख लेना मोटे नज़रिए से। इसमें इतना खास नहीं है क्योंकि यूपीपीसीएस ना डेटा कम पूछता है, मतलब डेटा पूछता है पर इस तरह से डेटा नहीं पूछता। अगर ऐसे याद करने बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा? बर्डन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब इसको एक बार देख लो बस। फिर आता है संविधान के अनुसार बजट को 2 भागों में देखते हैं। एक तो होता है राजस्व बजट, दूसरा होता है पूंजी बजट। राजस्व बजट में क्या क्या शामिल होता है? एक तो कर होते हैं, जुर्माने होते हैं, और फीस को इसमें राजस्व बजट में शामिल किया जाता है। जैसे राजस्व खाते होते हैं ना, उसमें व्यय, समानता, सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के संचालन के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो राजस्व बजट में आते हैं। वहीं पूंजी बजट देखते हैं। पूंजी बजट में क्या होता है? पूंजी बजट वह व्यय होता है जो वैश्विक, भौतिक और स्थायी प्रकार की संपत्ति का निर्माण कर देता है, उसको पूंजी बजट कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होगा आपका पूंजीगत व्यय, लोक ऋण है, उधार है, अग्रिम व्यय है और शामिल है। इसमें क्या होता है? किसी में ब्याज मिलता है, किसी में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है पूंजी बजट में, मतलब कोई भी असेट का निर्माण हो रहा है। फिर आता है आपका वर्ष 24-25 में देखते हो बजट में साल 23-24 की तुलना में 6.7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट पूछ सकता है कि 23-24 की तुलना में 24-25 में कितने प्रतिशत बजट में वृद्धि हुई है? तो 6.7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वहीं इंपॉर्टेंट देखें ये वाला नोट्स आपका है 24-25 का जो बजट है ना, उसको किन के आधार पर रखा गया है, किन को समर्पित है। ठीक है, 24-25 का जो बजट है किन को समर्पित है? आपको एक तो गरीबी हो गया, गरीब, किसान, महिला और युवा पर इसको समर्पित किया गया है जो 24-25 का बजट है यूपी का। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे बजट 24-25 में किस विभाग को आवंटित रुपए कितने हैं? ठीक है, किस विभाग को सर्वाधिक रुपए प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक एक तो होता है आपका प्राथमिक शिक्षा पर 76,035 करोड़ रुपए का निवेश है। ठीक है, दूसरा आपका ऊर्जा विभाग को दिया है जिसमें 57,71 करोड़ रुपए, और वहीं तीसरे स्थान पर रखा है पुलिस विभाग को जिसमें 39,516 करोड़ रुपए का रखा गया है विभागों को। ठीक है, ये टॉप 3 हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं यूपी बजट 24-25 में किस योजना को सबसे अधिक रुपये आवंटित किए गए? वो तो हो गए आपके विभाग। ठीक है, विभाग कौन कौन से विभाग हो गए? आपका पहला विभाग होगा आपका प्राथमिक शिक्षा, दूसरा ऊर्जा विभाग और तीसरा आपका पुलिस विभाग। और यहाँ पर योजना की बात कर रहा है कि 24-25 में किस योजना को सबसे अधिक धन आवंटित किया गया? तो पहला हुआ जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन, इसमें 22,000 करोड़ रुपये। वहीं सर्व शिक्षा अभियान दूसरे नंबर पर आता है, इसमें 21,310 करोड़ रुपये, और पेंशन सामाजिक क्षेत्र को 1260 करोड़ रुपये। वहीं मनरेगा 50-60 करोड़ रुपये, इनको इन योजनाओं में सर्वाधिक खर्च किया गया है 2024-25 में। फिर आता है उच्च विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में किन आर्थिक परियोजनाओं का जिक्र किया गया है? ठीक है, तो किसको उच्च विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में किन आर्थिक जो परियोजना है ना उनका जिक्र किया है? कौन कौन सी है आपको यहाँ देखने को मिलेगी? जैसे जेवर हवाई अड्डा। ठीक है, पहला होगा आपका जेवर हवाई अड्डा। ठीक, और जेवर हवाई अड्डा। दूसरा होगा लखनऊ आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेस। ठीक है, जैसे एक्सप्रेस वे एनएच के साथ औद्योगिक नोड्स और कनेक्टिविटी लखनऊ आगरा एवं पूर्वांचल। ठीक, वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये दे रखा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और 14 नई मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? उच्च विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक परियोजनाओं को बजट में स्वीकृति मिली है। ठीक है, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। वहीं देखते हैं रुपया आता है सर्वाधिक प्राप्तियां कहाँ से होती हैं? कर राजस्व से 37.1% केंद्र द्वारा प्राप्त होती हैं दूसरे सेकंड पर, और सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां होती हैं थर्ड, और केंद्रीय अनुदान सहायता से होता है वो 4th नंबर पर आता है। वहीं रुपया जाता कहाँ है? रुपया जाता कहाँ है भाई, ये भी तो देखना है। पूंजीगत व्यय। ठीक है, और कर। पहला जाता है पूंजीगत व्यय, दूसरे में कर्ज अदाई करने में, और तीसरा आता है ऋण अग्रिम संवितरण करने में, और चौथा आपका सरकारी अनुदान प्राप्त करने में। तो देखो अब यहाँ पे आता है रुपया कहाँ चला जाता है। जैसे 100 पैसे आए और 100 पैसे में 1 रुपया होगा, और वहाँ पर सबसे अधिक जो व्यय जाता है उसमें से खर्च होता है वो कहाँ होता है? पूंजीगत व्यय में खर्च होता है। दूसरा जो कर्ज ले रखा है, जो लोन ले रखा है, उसको ब्याज अदा करने में चला जाता है। तीसरा आता है आपका ऋण एवं अग्रिम वितरण के बारे में है। ठीक है, चौथा आपका सरकार अनुदान प्राप्त करेगी। ठीक है, तो 5वां आपका वेतन में चला जाएगा।
ठीक। तो यहाँ पर रुपया आता जाता कहाँ है ये भी आपने देख लिया, आता का सर्वाधिक कहाँ से आता है और सर्वाधिक जाता कहाँ है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर नीति, नेक्स्ट न्यूज़ है ये, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश है ना कौन सी पोजीशन रैंक लिया है उसने, 4th रैंक पे है, जबकि गुजरात पहली रैंक है, उड़ीसा दूसरा और तमिलनाडु 3rd और यूपी आपका 4th हो गया सेमीकंडक्टर नीति लागू करने में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करना है किसने करी है, अब सबसे पहले गुजरात ने, फिर तमिलनाडु ने, फिर उसका उड़ीसा ने, फिर 3rd नंबर पर आपका तमिलनाडु और 4th पे आता है भारत इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में ई श्रम पोर्टल पर 832 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, ठीक है, ई श्रम पर। वहीं देश के देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पंजीकरण किस में देखे गए, ई श्रम पोर्टल में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक श्रम पोर्टल देखे गए हैं, क्योंकि जनसंख्या ही इतनी है भाई। फिर आता है ई जो श्रम पोर्टल है वो असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, उपयोगी है। संगठित क्षेत्रों को इसमें बाहर रखा गया है, असंगठित क्षेत्र जितने भी है उसको ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुंभ संग्रहालय की स्थापना हुई, कहाँ हुई है, प्रयागराज में किया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में किस जगह पर कुंभ संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो प्रयागराज में की गई है, ठीक। और क्या रहा है, और कुंभ मेला क्या लगता है, 12 साल में लगता है, कुंभ मेला 12 साल बाद लगता है, और देश में 4 कुंभ मेला आयोजन किए जाते हैं और 3-3 महीने के अंतराल पर। तो 4 कौन से हैं, एक तो प्रयागराज लगता है संगम नदी पर, दूसरा गंगा नदी हरिद्वार में, और तीसरा होता है उज्जैन में जो शिप्रा नदी के किनारे, और चौथा होता है नासिक गोदावरी नदी के किनारे। इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर कुंभ लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ठीक है। नासिक में जो लगता है वो गोदावरी नदी के किनारे लगता है, जबकि उज्जैन में लगता है वो शिप्रा नदी के किनारे लगता है, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय बहुगामी गरीबी सूचकांक के बारे में देखते हैं, ठीक है। जारी किसने जारी किया था, नीति आयोग ने जारी किया था, ठीक है, और इसकी शुरुआत 2015 में की गई है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सर्वाधिक गरीबी में कमी लाने वाला जिला कौन सा है, गोरखपुर, सर्वाधिक गरीबी में कमी लाया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, ठीक है। MPI इसमें स्वास्थ्य को शामिल किया गया है, शिक्षा को शामिल किया है, वहीं जीवन स्तर को शामिल किया है। इसके अंदर भी आपको जैसे स्वास्थ्य के अंदर देखें तो पोषण की कमी, बाल और किशोर मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं शिक्षा में स्कूली वर्ष और स्कूल में उपस्थित होने की अटेंडेंस जो भी है, ठीक है। वहीं जीवन स्तर में खाना पकाने का ईंधन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये 7 चीज़ें हैं, 7 हैं, तो इसमें से कोई ना कोई उठा लेगा और एक कन्फ्यूजन देने के लिए दे देगा। तो इसको हमें देख से बढ़ना है। खाना पकाने का ईंधन है, स्वच्छता है, पीने का पानी इसमें शामिल है, बिजली है, आवास, संपत्ति और बैंक खाते, ठीक है, जीवन स्तर में शामिल है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में के तहत देखते हैं, तो इसमें 1.8 लाख रोजगार स्वीकृत हुए हैं, ठीक है। स्कीम 15/9/2018 में शुरू हुई थी, ठीक है। आयु 18 से 40 तक शामिल हो सकते हैं, प्रतिशत 6% की ब्याज मिलेगी जो भी पैसा जमा कर रहे हो, और 25 लाख तक का लोन उसमें हो सकता है, ठीक है। फिर आता है DBT, आप इसकी PDF लेना चाहेंगे तो आप टेलीग्राम से ले लेना, आप इसमें कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आता है आपका DBT, है ना। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान रहा है, ठीक है। पहला किसका है और तीसरा किसका है, इसको हम नोट डाउन करके जो PDF है उसमें अपडेट करके आपको लिख देंगे, ठीक है। और इसको सिर्फ इतना है, DBT में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, आपका 2nd स्थान आया, ठीक है, 2nd पोजीशन है। अब देखते हैं उच्च विकास को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं का जिक्र हुआ है, ठीक है। अगर उच्च विकास को बढ़ाएंगे तो कौन कौन सी योजनाओं का जिक्र किया गया है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। पहला आपका जेवर हवाई अड्डा जो गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बनता है, लखनऊ आगरा, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर लखनऊ आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेस में, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, ठीक है। और इसमें जैसे निराश्रित जो महिला पेंशन योजना है उसके तहत पेंशन और बढ़ोतरी बजट में 500 रुपये से कितनी कर दिया, 1000 रुपये कर दी गई है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो निराश्रित महिला है ना, जैसे विधवा महिला है, उनकी जो पेंशन मिल रही थी वो कितनी मिलती है, 500 रुपये, अब कितनी हो गई, 1000 रुपये पर मंथ हो गया है, ठीक है। और इसमें 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित हो रही है, मतलब लाभ प्राप्त हुआ है। फिर देखते हैं PM जन धन योजना, PM जन धन योजना में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है ना। शुरुआत 2014 से हुई है। उद्देश्य क्या, बैंकिंग में सुविधाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच होती है, ठीक है। ये आपने देखा हुआ, इसकी शुरुआत देख लेना बस। PM जन धन योजना की शुरुआत कब हुई, 14 में हुई है, और जो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है किसमें, PM जन धन योजना में, ये याद रखना है। और उद्देश्य था इसका बैंकिंग जो सुविधा है उसको सार्वभौमिक पहुँच को बढ़ावा देना है, ठीक है। बजट देखते हैं, बजट 24-25 के अनुसार देखें, बजट 24-25 के अनुसार देखें तो नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, कहाँ पे, बुंदेलखंड में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नई औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कहाँ हो रहा है, बुंदेलखंड में हो रहा है। किस बजट के अंतर्गत हो रहा है, 24-25 बजट के अंतर्गत है, ठीक है। इसका नाम क्या रखा, BIDA, ठीक है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम रहेगा, ठीक है। बजट 24-25 के अनुसार देखें, अनुसार एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 5.1% का टारगेट रखा है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कि बजट 24-25 के अनुसार एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है उसका टारगेट कितना है, 5.1% का टारगेट है, ठीक। वहीं देखते हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, ठीक है, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कब चलाया है, तो ये प्रदेश में रोजगार के लिए की गई शुरुआत है। ठीक है, ये क्या है, इसमें शामिल किया है, विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रशिक्षण युवाओं को लाभार्थी होंगे। वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शामिल की गई है और एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण टूल किट योजना जारी की है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य भी इसके अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं और इससे अधिक भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष का गठन किया गया है। ठीक है, तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किसने रोजगार प्रोत्साहन कोष शुरू किया है, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, करने की बात की गई है। इसके अंतर्गत क्या रखा गया, प्रशिक्षण है, इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है या योजना शामिल की गई है। ठीक है, वहीं अब नेक्स्ट देखते हैं कि रायबरेली में क्या हुआ। रायबरेली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, तो रायबरेली राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना है आपकी रायबरेली में की गई है। प्रदेश के कुल 18 NI, ठीक है, NIFT हैं। पहला है नई दिल्ली, 1986 में इसका ओपन किया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत क्या लाभार्थियों को देश में राशि अब कितनी मिलेगी, 15,000 से बढ़कर कितनी कर दी है, 24-25 के बजट में 25,000 कर दी गई है। तो कन्या सुमंगला योजना जो शुरुआत हुई थी उसमें पहले जो राशि हो रही थी वो 15,000 से थी। ठीक है, और जो 24-25 का जो उत्तर प्रदेश का बजट आया उसमें कितना कर दिया, 25,000 कर दी गई है। ठीक, फिर आता है आपका मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत 2019 से हुई है। ठीक है, इसमें बेटी के जन्म से लेकर स्नातक के लिए सारा खर्चा उठाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट FDI नीति। अब FDI नीति क्या कराई है कि देश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने फूजी सिल्वरेटेड कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी प्रदान की गई थी, है ना। उसका उद्देश्य क्या है, FDI को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने। फिर आता है स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम है ना, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को नगरीय क्षेत्रों में वाट लॉगिंग की समस्या से निपटने हेतु उसको शुरुआत की गई है। ठीक, वहीं नेक्स्ट देखते हैं इसका मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना क्या कराया, जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को जानवरों से फसलों की जो रक्षा है उसको करने के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना से ही शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें क्या शामिल किया है, जो छोटे लघु और सीमांत किसान हैं उनको इसमें शामिल किया गया है और इसमें प्रति हेक्टेयर लागत 4% या का इसमें 60% का लागत को कौन देगी, सरकार देगी, या फिर 1.43 लाख रुपए का अनुदान गवर्नमेंट देती है। ठीक है, वहीं आता है सौर इलेक्ट्रिक बाड़ का प्रयोग किया जाएगा पशुओं को दूर रखने के लिए। इसमें 12 वोल्ट का झटका दिया जो जानवरों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर आता है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। इसमें सिंचाई के लिए योजना जो बजट 24-25 में ऐलान किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का जो बजट 24-25 में ऐलान कर दिया गया। उद्देश्य क्या रखा है इसका, कृषि भूमि की सिंचित जो क्षमता है ना उसमें वृद्धि करना है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है और उथले मत्स्य गहरे नलकूप का निर्माण करना है। ठीक, बजट देखते हैं 24-25 में राज्य की GSDP रहने का अनुमान कितना है, 24.99 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। किसमें, 24-25 का जो राज्य का उत्तर प्रदेश का जो GDP है कितना रहने का अनुमान है, 24.99 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान किया गया है। वहीं देखें बजटीय अनुमान की ग्रीन ट्रैकिंग करने वाला भारत पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। जैसे बजटीय अनुमान है ना उसमें ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश। ग्रीन टैगिंग करने वाला बजट में तो वो पहला राज्य हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या रखा है, इसके अंतर्गत आता है आपका 2030 तक जीवाश्म ईंधन मुक्त ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ठीक है, यहाँ ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है आपका नवीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त करना है इसका लक्ष्य है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, ग्रीन गैसों की तीव्रता को कम करना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन को वो प्राप्त करना है। ठीक है, तो 2070 तक क्या नेट जीरो को उत्सर्जन को कम प्राप्त करना है और 2030 तक जीवाश्म ईंधन से मुक्त करना है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रखा है। इन योजनाओं में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, किन योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो एक तो हो गया आपका PM मुद्रा योजना जिसकी शुरुआत 2015 में शुरुआत की थी, है ना। फिर आता है PM स्वनिधि योजना जिसमें 2020 में शुरुआत की थी। वहीं PM सुरक्षा बीमा योजना इसमें मृत्यु पर 2 लाख रुपए और स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक, PM अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक जुड़ सकता है जिसमें 60 वर्ष अब तक है। मतलब इसमें अटल पेंशन योजना है जिसमें 18 से 40 वर्ष का जो कोई भी व्यक्ति है वो बैंक में जाके पैसे जमा करा सकता है पर मंथ के हिसाब से या पर डे के हिसाब से। ठीक है, जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसको पेंशन के तौर पर वो वाला पैसा मिलता रहेगा ब्याज के साथ में। ठीक है, ये है गवर्नमेंट की स्कीम, इसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक, PM जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में देखता हूँ तो उत्तर प्रदेश में इसका दूसरा स्थान पर रहा है। ठीक है, एशिया में सबसे बड़े हवाई अड्डों का निर्माण कहाँ हुआ, जेवर में हुआ। जैसे कुशीनगर का हुआ है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह और नोएडा का है नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और वहीं वाराणसी देखें तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा और अयोध्या में देखें तो 5वां है। ठीक है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं कि निर्यात तत्पर सूचकांक है उस 2022 में उत्तर प्रदेश ने 7वां स्थान प्राप्त किया था
वहीं हासिल की, जबकि 2019 में 11वीं रैंक थी। ठीक है, तमिलनाडु पहला रैंक पे आता और तीसरा संस्करण इसका 2022 में हुआ था। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, निर्यातक पर सूचकांक नीति आयोग जारी करती है। इसमें रैंक फर्स्ट रैंक आपकी तमिलनाडु, सेकंड रैंक है महाराष्ट्र और थर्ड आपकी कर्नाटक रैंक को माना गया है। ठीक है, फिर आपकी शुरुआत लीड्स सूचकांक है, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। ठीक है, 2022 में इसमें उत्तर प्रदेश का छठा स्थान प्राप्त किया लीड्स में ना। उत्तर प्रदेश की जो श्रेणी है वो अचीवर श्रेणी में आता है और महाराष्ट्र पहला स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, 2019 में 13वां स्थान था प्राप्त किया था और जो स्थिति बेहतर हुई है। ठीक है, इसमें 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। एक तो तटीय राज्य, भीतरी राज्य जिसको लैंडलॉक कंट्रीज लैंडलॉक स्टेट है, और उत्तर प्रदेश राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश इसमें शामिल है। फिर आता है आपका विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में सिविल एविएशन में सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश बना गया। ठीक है, विंग्स इंडिया जो अवार्ड 2024 है उसमें सिविल एसोसिएशन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश को माना हुआ है। वहीं बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को दोनों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है। ठीक है, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है और जबकि दिल्ली का इंदिरा गांधी का है, दोनों को क्या माना है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है। वहीं देखते हैं यूपी की रानी। ठीक है, यूपी की रानी लक्ष्मीबाई एटा बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों में से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं की क्षतिपूर्ति 1 से 10 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब आता है विस्तारा क्या है, विस्तारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस और इनोवेशन चैंपियनशिप रही है। क्या है विस्तारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। वृद्धावस्था पेंशन 1000 पर मंथ हो गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 51 और ऑपरेशन त्रिनेत्र। ठीक है, इसका जो आईडी है वो, और सेफ सिटी परियोजना, इसमें सेफ सिटी सीसीटीवी डार्क है, आपका पिंक बूथ है, आपका पैनिक बटन है। ठीक है, ये किसके आते हैं, सेल्फ अवधि परियोजना में। ठीक, फिर आता है आपका साइबर क्राइम थाने कितने हैं यूपी में, आपके 75 थाने ऐसे हैं जो साइबर क्राइम पे। ठीक है, अमृत योजना, इसमें शिष्ट कनेक्शन और जल की उपलब्धता। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत सहकारी समितियाँ दूध को इकट्ठा करती हैं। वहीं अगर बजट 24-25 का देखते हैं कि जीडीपी रहने का अनुमान कितना लगा है, 24-25 में राज्य में कितनी जीएसडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 24 में रखा है 24.99 लाख करोड़ 24-25 में जीडीपी का रखने का अनुमान लगा है। वहीं अगर पिछली वाली देखें, जैसे आपकी 2016, 17, 18, 19, 20 है, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, इनमें आपको एक सीक्वेंस देखने को लगा, मतलब कि यहाँ से देखें 2016-17 से देखें तो इसमें बढ़ोतरी होती गई है। ठीक है, कब तक हुई है, 19 में। फिर आपकी 20-21 में डाउनफॉल देखा गया है कोरोना के टाइम में। ठीक, फिर उसके बाद में फिर 21-22 में भी इसमें वृद्धि हो गई है, फिर 22-23 में भी वृद्धि हुई, 23-24 61 में वृद्धि हुई है और 24-29 में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो एक बार डाउन हुआ है 20-21 में और उसके बाद कंटिन्यूस क्या हो रही है आपकी 1, 2, 3, 4, तो 5 साल कंटिन्यूस 5 साल में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आज की क्लास इतना ही। आपका जो बजट है वो इसमें कंप्लीट हो गया, और इसकी जो पीडीएफ है आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट भी करना, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करा देंगे और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।